अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा हमारी पाकिस्तान नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है सेलर की, जो कि सेलर की वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी, आप लोगों को पता होगा। हम हर सब्जेक्ट्स के 10-10 एमसीक्यूज़ कर रहे थे और हर वीडियो में टोटल 50 एमसीक्यूज़, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स के हम 10-10 एमसीक्यूज़ कर रहे थे। बट आज की वीडियो थोड़ी सी सरप्राइज़ वीडियो है। मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक सरप्राइज़ वीडियो अपलोड करूँगा। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस की करें, ठीक है। 50 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करें और सब सब्जेक्ट्स के डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फ़िज़िक्स के डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो है हमें कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज़ बताएं या और ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करवाएं। तो मैंने ये तरीका ढूंढा है कि मैं ऐसी भी वीडियोज़ एक वीडियो ऐसी अपलोड करूँगा जिसमें हर सब्जेक्ट के 100 होंगे। यानी कि इस वीडियो में आज सिर्फ इस वीडियो में फ़िज़िक्स के सिर्फ 100 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। फिर कुछ 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की आएगी जिसमें 100 एमसीक्यूज़ होंगे, फिर इसी तरह मैथ्स की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप समझ गए होंगे कि किस तरह की होने वाली है। तो फ़िज़िक्स के आज क्वेश्चंस हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड इट इज़ कॉल्ड। मैटर जो है टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन्स। एटम बोलते हैं, कई जगह पे मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ होता है, तो टेंशन नहीं लेनी, बस एटम इसका आंसर ठीक है। वॉल्यूम इज़ अ डैश क्वांटिटी। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर आई थिंक मैग्नीट्यूड दिया हुआ होता है और डायरेक्शन कोई नहीं होती, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्वांटिटीज विच टू डिटरमाइन द वैल्यू वी हैव टू नो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज़। अच्छा जी, वो क्वांटिटीज़ जिनको मालूम करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें पता होती है, अभी मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। एन टाइप मटेरियल किस चीज़ पे होता है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। अब एन टाइप मटेरियल होता है क्या बेसिकली? एन टाइप मटेरियल बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यानी वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो है मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसको एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। अच्छा जी, जो बॉडी होती है, किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मास ओवर वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड। अच्छा जी, वो फोर्स जो कि किसी भी यूनिट डैश पर लगती है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो किस यूनिट पर लगती है? यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसी भी एक यूनिट एरिया पर, यूनिट का मतलब होता है एक एरिया, किसी भी एक एरिया के ऊपर अगर कोई फोर्स लगाए तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ मिरर्स। अच्छा जी, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर मिरर होते हैं, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डबल कॉन्वेक्स मिरर या डबल कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होने वाला है, कॉनकेव मिरर। उसके अंदर एक कॉनकेव प्राइमरी मिरर होता है और एक फ्लैट सेकेंडरी मिरर होता है। तो हमारा यहाँ पर कॉनकेव प्राइमरी मिरर यानी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए करेक्ट है। हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड इज़। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है पानी का किसके अंदर? केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वो क्या होता है केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड में? 273 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कलर इज़ नॉट इन अ रेनबो। अच्छा, रेनबो के यहाँ पे और भी नाम दिए हुए हैं। रेनबो को वाइट लाइट भी बोलते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो कौन सा कलर रेनबो में नहीं होता? ब्राउन कलर नहीं होता रेनबो में। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का रेसिप्रोकल है? फ्रीक्वेंसी जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा टाइम पीरियड का होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम के, और टाइम बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये एक लॉ है, हमें बताना है ये कौन सा लॉ है। ये न्यूटन का लॉ है। कौन सा वाला? थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ बताता है हर एक्शन का एक उलट रिएक्शन होता है। मतलब अगर आपने एक बॉल है, आप उसको दीवार पे मारेंगे तो ये आपका एक्शन हुआ, मगर वो पलट कर दीवार से वापस आपके पास आएगी, ये उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन लाजमी होता है। ठीक है, तो ये थर्ड लॉ था न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी? स्केलर, वेक्टर, फिजिकल, केमिकल। तो डिस्प्लेसमेंट आई थिंक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं गलत बता दूँ ना, क्योंकि क्वांटिटीज़ में मुझे कन्फ्यूजन रहती है, भूल जाता हूँ मैं स्केलर है या वेक्टर, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आई थिंक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? यानी कि वेलोसिटी जो होती है उसके रेट में अगर हम कोई चेंज ला रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेट कर रहे हैं तभी तो वेलोसिटी से जो है, वेलोसिटी के अंदर हम चेंज ला रहे हैं ना, यानी एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो वो एक्सीलरेशन कहलाती है। द सेम पोल ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। अच्छा जी, किसी भी मैग्नेट के जो सेम पोल होते हैं, एक मैग्नेट होता है, आपको पता है मैग्नेटिक का यहाँ तो एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है। फिर ये एक मैग्नेट हो गया, फिर एक दूसरा मैग्नेट है, उसका भी प्लस हो माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो जो सेम पोल है जब उनको आपस में लाएंगे तो क्या चिपक जाएंगे? नहीं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे आपस में तो चिपकते हैं। जब सेम पोल आएंगे तो रिपेल करते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज़ इक्वल्स टू ma। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो आंसर जो है हमारा, जैसे F इज़ इक्वल्स टू ma मैंने बताया, तो m यानी मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करते हैं, मगर हमारा आंसर जो है मास होगा, क्योंकि मेनली एक्सीलरेशन होगा, मेनली एक्सीलरेशन पर ही डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है भाई? काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ mv², यानी कि इसके अंदर भी मास और वेलोसिटी आ रहा है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी उस चीज़ पर डिपेंड करती है। मास और वेलोसिटी दोनों पर करती है, मगर जो मेन क्वांटिटी होगी हमारे पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। अच्छा, किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान का सबसे थोड़ा फासला, छोटा फासला या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। द बॉडी इज़ फ्लोटिंग ओवर वाटर ड्यू टू। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे खुद देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, द अट्रैक्शन ऑफ मून इज़ डैश देन अर्थ। जो मून की जो अट्रैक्शन है वो अर्थ से कैसी होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 9 एक्सपोनेंट -16 6 टाइम्स लेस होती है, नन होती है? तो भाई 6 टाइम्स लेस होती है। मून की अट्रैक्शन 6 गुना कम होती है अर्थ से। वजह क्या है? क्योंकि अर्थ का साइज़ भी बड़ा होता है, उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है, उसका जो है वो भी ज़्यादा होता है, क्या नाम है, रेडियस वगैरह जो होता है वो भी ज़्यादा होता है, मास वज़न भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जो अर्थ है, मून है, उसकी अट्रैक्शन अर्थ से 6 टाइम्स कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वन प्रिज्म वन एंगल इज़ 90 डिग्री अदर्स आर। अच्छा जी, जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म की शेप आप लोगों ने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होती है चारों साइड से प्रिज्म की, है ना। तो इसके अंदर हमें बताना है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो एक एंगल दिख रहा होता है वो हमें 90 डिग्री का होता है, बाकी तमाम एंगल्स कौन से होते हैं? 45 डिग्री के। नेक्स्ट है, ड्राइव्ड यूनिट्स हैव डैश काइंड्स। ड्राइव यूनिट्स की 4 काइंड्स होती हैं। वेलोसिटी इज़ अ डैश क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ डैश। अच्छा जी, यूनिट ऑफ वर्क बिल्कुल सेम होता है, किसकी तरह? जिस तरह यूनिट किसका होता है? एनर्जी का। एनर्जी का भी यूनिट एक ही होता है और वर्क का भी यूनिट एक ही होता है। एनर्जी का भी यूनिट, वर्क का भी यूनिट जूल होता है, और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो इसलिए दोनों का सेम यूनिट होता है। डैश इज़ द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट।
अच्छा जी, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? आई थिंक गैल्वानोमीटर होता है जो करंट बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डैश। अच्छा जी, पी टाइप मटेरियल किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है? अब यहाँ पर हमने पहले एन टाइप पढ़ा था तो वो नेगेटिव, मैंने बताया था उसका चार्ज नेगेटिव होता है। पी टाइप है तो यहाँ पे इसका चार्ज पॉजिटिव होगा। अब जब भी हम पॉजिटिव या नेगेटिव की टाइप का मटेरियल जो होता है उसको कंसिस्ट कर रहे होते हैं कि किस चीज़ पर वो कंसिस्ट करता है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन हम कराते हैं। रिएक्शन कौन सा कराते हैं? पी टाइप में हम सिलिकॉन लेंगे, सिलिकॉन, ठीक है, इसके जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 4e लिख रहा हूँ मैं। इसको रिएक्ट करवाएंगे हम किसके साथ? बोरोन के साथ, ठीक है। बोरोन एक इम्प्योरिटी है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर जब इन दोनों के रिएक्ट करवाएंगे तो इसके अंदर जो सिलिकॉन के जो 4 हैं उनमें से 3 जो हैं वो इस बोरोन के 3 के साथ रिएक्ट कर देंगे। जो सिलिकॉन का 1 है वो बच जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन का 1 बच जाएगा। तो ये जो 1 बचेगा ना, ये खाली होगा, यानी कि ये एम्प्टी होगा। एम्प्टी यानी होल, होल इसको बोल सकते हैं या एम्प्टी बोल सकते हैं। ये खाली बच जाएगा, ऐसे ही फ्री होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसी तरह मूव करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम होल्स बोलते हैं, जो एक बच जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया। वो फोर्स जो कि किसी भी यूनिट एरिया पर एक्सर्ट की जाती है। इसका क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, थोड़े दूसरे तरीके से पूछा गया था, तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। एक कौन सा क्वेश्चन था? 19 आपने बताना है, एक 27, ठीक है, ये आपने बताना है। टाइम पीरियड इज़ रेसिप्रोकल ऑफ। टाइम पीरियड किस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है? तो अभी मैंने बताया था इसका भी आंसर। तो 27 के बाद 19, 27, 28, ये भी 28 भी आप बताएंगे, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। फ्लोटिंग ऑफ अ शिप ऑन द सरफेस ऑफ सी इज ड्यू टू विच लॉ। अच्छा जी, जो समंदर पे जो फ्लोट कर रही होती है शिप, वो किस वजह से होती है? ये भी आपने बताना है। 19, फिर 27, 28, 19, 27, 28, 30, ये क्वेश्चंस आपने मुझे लाजमी आंसर बताने कमेंट में। यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। यूनिट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया बेसिकली होती क्या चीज़ है? इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की वो सलाहियत होती है जो उसको बोलती है कि भाई जो तू काम कर रहा है बस वही करता रहे, उसके अलावा कुछ ना कर। समझ गए? जो तू काम कर रहा है वही करता रहे। अगर एक बॉडी बैठी हुई है रेस्ट में तो इनर्शिया बोलेगा भाई तू रेस्ट में ही रहे। एक बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया बोलेगा भाई तू मूव ही करती रहे। यानी एक बंदा बैठा हुआ है तो उसको इनर्शिया जो है, फोर्स है एक, इनर्शिया बोलेगी तू बैठा रहे। एक बंदा रनिंग कर रहा है उसको बोलेगा रनिंग करता रहे, बस रुक नहीं। तो जो काम कर रहा होता है वो बोलती है कि बस उसी हालत में रहे। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? इनर्शिया, ये इनर्शिया होती है, ठीक है। इनर्शिया का यूनिट होता है कि मास, ये मतलब मास पर डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। क्यों? क्योंकि जिसका ज़्यादा मास होगा यानी वज़न, मास वज़न को बोलते हैं ना, अगर ज़्यादा वज़न होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा। जैसे अगर कोई बॉडी है जिसका वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक रेस्ट में रहेगी, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? फिर वो बॉडी को बोलेगा भाई तू और देर तक बैठी रहे। इसी तरह मतलब ये एक रिलेशन बना हुआ है कि मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेक्टर्स हैव डैश कंपोनेंट्स। वेक्टर्स के पास कौन से कंपोनेंट होते हैं? वर्टिकल और रेक्टेंगुलर दोनों होते हैं, इसलिए बोथ बी एंड सी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, यानी कि वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनता है? मोमेंटम बनता है, ऑप्शन नंबर सी। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मशीन, वो फोर्स जो कि किसी भी मशीन पर लगाई जाए उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर करंट, कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है? गिल्वानोमीटर होती है। अकॉर्डिंग टू विच लॉ लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स, कौन सा ऐसा लॉ है जो बताता है कि जो लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल, यानी कि लिक्विड पर जो प्रेशर है वो उसके हर तरफ इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो वो कौन सा लॉ बताता है? वो हमारा पास्कल्स लॉ बताता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। अच्छा जी, एक यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं, ये चीज़ क्या कहलाती है? नन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, हाँ, द वेव इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट्स एज वेल एज अ वेव्स आर कॉल्ड। द वेव्स इन विच पार्टिकल वाइब्रेट्स एज अ वेव्स। अच्छा, वो वेव जिनके अंदर पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं बिल्कुल वेव की तरह, तो वो कौन सी, उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्रस्ट बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, या ट्रफ बोलते हैं। तो इसके अंदर आई थिंक लॉन्गिट्यूडनल भी होता है और ट्रांसवर्स वेव्स भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए और सी आई थिंक दोनों करेक्ट होंगे। इसका आंसर अगर आप लोगों को सही से पता है तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग ए और सी दोनों करेक्ट होने चाहिए। दी मैग्नेटिक लाइन्स आर ग्रेटर ऑन डैश साइड। अच्छा जी, जो मैग्नेटिक लाइन्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं किस साइड पर? पोल पर, इनवर्ड पर, सरफेस पर। जो पोल होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, यानी कि जो आउटर सरफेस होती है ना, आउटर एरिया जो होता है मैग्नेट का, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा सरफेस वो होती है, मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। इन फॉरवर्ड सर्किट एन इज़ कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल। एन, अच्छा, किसी भी फॉरवर्ड सर्किट में एन जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं कौन से टर्मिनल पर? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन फॉरवर्ड सर्किट एन इज़ कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल। अच्छा, फॉरवर्ड सर्किट में जो एन होता है वो कनेक्टेड किस टर्मिनल से कनेक्ट होता है? भाई फॉरवर्ड सर्किट क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। फॉरवर्ड सर्किट बेसिकली एक स्विच होता है ना, फॉर एग्जांपल लाइट का स्विच है, वो यहाँ तो आप ऑन करोगे यहाँ आप ऑफ़ करोगे, यानी उसके दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उसको आप ऑन करोगे, यानी कि वो प्लस में जाएगा, और जब ऑफ़ करोगे तो वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, समझ गए? अब जब ऑफ़ कर रहे हैं, अब जो पॉजिटिव है वो पी से हम शो करते हैं और नेगेटिव है उसको एन से, यानी एन जो है, एन कनेक्ट होगा जब कौन से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल से। जब फॉरवर्ड सर्किट होगा तो उसमें एन जो है हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पी है हमेशा वो पॉजिटिव टर्मिनल से। जब पी को पॉजिटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, जब एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड थ्रू। जो मैग्नेट का इफेक्ट होता है, यानी कि मैग्नेट की जो ताकत होती है खींचने की, वो कैसे ख़त्म हो सकती है? हीटिंग से, हैमरिंग से, टचिंग से, बोथ एंड भी। तो बोथ एंड भी यानी कि हीटिंग और हैमरिंग, यानी अगर मैग्नेट को हम गर्म करेंगे तब भी उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको हैमर से यानी हथौड़े से तोड़ देंगे तब भी उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है पता ही होगा वैसे ज़्यादातर लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, एक चीज़ को मुश्किल से जो है ना अपने साथ चलाने के लिए जो है ना वो जो ताकत लगती है, मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए जो ताकत लगती है, बेसिकली वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। रोकने के लिए या कम करने के लिए, रफ्तार कम करने के लिए या रोकने के लिए जो ताकत लगती है वो क्या, कौन सी ताकत होती है? फ्रिक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ आपस में रब करते हैं तो वो गर्म हो जाएंगे, जो हीट निकलती है ना फिर वो जो गर्म होते हैं हाथ, वो किस वजह से गर्म होते हैं आपको पता है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मदद से गर्म होते हैं, क्योंकि आपके हाथ रगड़ खा के, एक रफ़ सरफेस होती है ना हाथों की, क्योंकि लाइंस होती हैं उन पर, तो इस वजह से रफ़ होती है, तो इसलिए रगड़ खा रही होती है और फिर क्या होता है, एक फ्रिक्शन पैदा होती है। इसी तरह एक रोड पर गाड़ी चल रही होती है, जब ब्रेक मारते हैं तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि रफ़ सरफेस पर ब्रेक लग रही है, तो वो हमारी ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से लगती है। इसी तरह आप एक बॉक्स है उसको आप ज़मीन पर जो है पुश करें तो वो आराम आराम से जाएगा। इसी तरह आप उसको बर्फ़ पर जो है, यानी कि उसको आप पुश करेंगे बर्फ़ पर यानी आइस पर, तो वो थोड़ा स्लिप होएगा। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन होती है उस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रफ़ होती है, और जो आइस होती है उस पे फ्रिक्शन कम होती है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ की होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो वो कोफिशिएंट, इट्स कोफिशिएंट
इट्स कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि मतलब उसका जो फ्रिक्शन, जो सरफेस है, जो रफ़ सरफेस है जिसके ऊपर आपने रब करवाना है या रगड़ दिलवानी है या मूव करवाना है चीज़ को, उस वो कितनी ज़्यादा रफ़ है, ये कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि रफ़ कितनी जो सरफेस है वो कितनी ज़्यादा रफ़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी इट्स कोफिशिएंट हमारा करेक्ट होगा। व्हेन अ वायर इज़ कैरिंग करंट इट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन डैश डायरेक्शन। अच्छा, जब किसी भी वायर को जिसके अंदर करंट हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो किस चीज़ में, किस जगह में मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो वो परपेंडिकुलर मूव करेगी। ठीक है, कहाँ पर परपेंडिकुलर, कहाँ पर मूव करेगी, बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, इधर ऑप्शन नहीं दिए हुए, पता नहीं क्यों मिस प्रिंटिंग टाइपिंग करते हुए निकल गया होगा जहन से, लेकिन परपेंडिकुलर होता है करंट और मैग्नीट्यूड के। रबर ग्लास प्लास्टिक्स आर, रबर ग्लास और प्लास्टिक जो है वो क्या होते हैं, अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, थोड़ी नहीं करते। अच्छा, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स, साउंड वेव्स की एग्जांपल बतानी है तो वो है हमारे पास रेडियो वेव्स। वेलोसिटी इज द डैश यूनिट, वेलोसिटी कौन सा यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है भाई। सम ऑफ ऑल अप्लाइड फोर्स टॉक्स इज़ ज़ीरो। अच्छा जी, जो जितनी भी अप्लाइड टॉक्स होती हैं उनका जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। ये कौन सा लॉ बताता है, सेकंड लॉ बताता है इक्विलिब्रियम का। इन इक्वेशन ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सी रिप्रेजेंट, ये जो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है इसके अंदर जो सी है, सी ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं उनका अगर सम कर दे तो वो क्या बनता है, मास नंबर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है खैर, 50 क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ डैश पॉइंट्स, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो कौन से पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर कंसिस्ट करता है, 1 2 3 इन्फिनिटी, तो आई थिंक 2 पॉइंट्स पर कंसिस्ट करता है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम करते हैं। 50 MCQs हो गए, हाफ वीडियो हो गई हमारी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब अपने जो आगे के क्वेश्चंस थे। 51 से स्टार्ट करते हैं। तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ कॉल्ड, अच्छा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या कहलाता है, यानी कि प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एम के एस सिस्टम, अच्छा डेंसिटी का यूनिट बताना है एम के एस सिस्टम में क्या होता है, तो क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन डैश, मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फोर्स, मास, वेलोसिटी, या बी एंड सी, बी एंड सी यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई सिस्टम में यूनिट का पावर का यूनिट क्या होता है, तो होता है वॉट। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यूनिट ऑफ टॉर्क बताना है तो न्यूटन मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक सेकेंड में वाईफाई बंद कर लूँ डेटा। अच्छा जी, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइंस, अच्छा जी 1 न्यूटन जो है कितने डाइंस के बराबर होता है, ये यूनिट कन्वर्ट करने को बोला है। 1 न्यूटन कितने डाइंस में होता है, तो 10 एक्सपोनेंट 5 डाइंस होते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पावर ऑफ एयर, अच्छा जी एयर का जो प्रेशर है, एयर की जो पावर है वो चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने करंट यानी आई, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था, आई इज इक्वल्स टू वी आर, ये ओम्स ने बताया था, ओम्स लॉ था ये। वोल्ट मीटर इज़ यूज फॉर, वोल्ट मीटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वोल्टेज के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए। लास्ट है इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में जो एफ एस है ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइक्रो आर के बराबर। ठीक है, ये जो है ना ये यू, बेसिकली इधर यू इसका मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था, ये माइक्रो होता है यू और ये आर है। ठीक है,
अच्छा जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर दिया है कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान का जो रिलेशन है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आई थिंक करेक्ट है, हुक्स ने बताया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन दी चार्ज बॉडीज़। अच्छा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है चार्ज बॉडीज़ के दरमियान, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? किसके चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज बॉडीज़ के दरमियान होती है वो प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट की वजह से होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट का बिल्कुल करेक्ट है। बलून फ्लाइज इन एयर, इट्स रीज़न इज़। अच्छा, जो बलून है वो हवा में फ्लाई करते हैं तो किस वजह से? उनकी डेंसिटी काफ़ी लेस होती है इस वजह से। स्नो फ्लोट्स ओवर वाटर, इट्स रीज़न इज़। अच्छा जी, स्नो जो है, बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है तो किस वजह से? लेस डेंसिटी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। अच्छा जी, जो लाइट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है 7 कलर्स में, उसको हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन बोलते हैं। जो ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ। जो ओरिजिनल लेंथ और जो इंक्रीज इन लेंथ होता है ये कौन सा लॉ है? तो हमारा हुक्स लॉ आई थिंक। यूनिट ऑफ वर्क इज़। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस इनमें से गलत भी हो सकते हैं तो उसके लिए सो सॉरी, बट आप लोग प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। यूनिट ऑफ वर्क इज़ वॉट? यूनिट ऑफ वर्क इज़ जोल होता है, सॉरी जोल। टॉर्क, टॉर्क किसके बराबर होता है? एफ डी। ठीक है, एफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है? एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। इन मास ऑफ अर्थ। अच्छा, मास ऑफ अर्थ जो है उसके अंदर ये किसके, एम ई जो है वो किसके बराबर होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जी आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल जी। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश कूलम। जो यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो कितने कूलम्स के बराबर होता है? वो होता है 6.25 एक्सपोनेंट 18 कूलम्स। यंग मॉड्यूलस किसके बराबर होता है? यंग मॉड्यूलस में जो वाई है वो किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आई थिंक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। ठीक है, ये मैं आपको रीचेक करके भी बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड इट्स मास इज। इलेक्ट्रॉन्स जो उनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और इनका जो मास होता है वो क्या होता है? 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। आम इज़ अ डैश काइंड ऑफ लिवर। आम जो है वो लिवर की कौन सी काइंड है? आम जो है लिवर की तीसरी काइंड है। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अटैच टू स्प्रिंग इज। अच्छा जी, अटैच्ड, अच्छा वो बॉडी जो जिसके साथ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, करेक्ट है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर से वो अवे हो जाती है, परपेंडिकुलर से दूर हो जाती है। ठीक है, द फ्लाइट ऑफ बर्ड इज डैश न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, जो बर्ड की जो फ्लाइट होती है उसमें न्यूटन का कौन सा लॉ लगता है? थर्ड लॉ लगता है। डैश इज़ द फोर्स। अच्छा जी, वैसी कौन सी फोर्स है भाई जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन, यानी कि 1 किलो की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है? वो ऐसी कौन सी फोर्स है? हीट, न्यूटन, एनर्जी। तो ये हमारे यहाँ नन, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूटन। अच्छा, वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कौन क्वेश्चन था ना, यंग मॉड्यूलस जो है उसका जो वाई होता है वो किसके बराबर होता है? वो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये इसका करेक्ट आंसर था। मैंने आई थिंक सही ही बताया था। इन कैपेसिटर क्यू, क्यू जो होता है कैपेसिटर में वो किसके बराबर होता है? तो सी वी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैपेसिटर डैश चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, रिलीज करता है, रिस्टोर करता है, रेगुलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। अच्छा, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है?
mv अपॉन आर स्क्वायर, mv² अपॉन आर, कैपिटल M v स्क्वायर अपॉन आर, स्मॉल mv² अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, mv² अपॉन आर। द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डैश kg। जो मास होता है अर्थ का वो कितने kg के बराबर होता है? तो ऑप्शन दिए गए 6 एक्सपोनेंट -24, 6 एक्सपोनेंट 26, 6 एक्सपोनेंट 23, 6 एक्सपोनेंट 24। इसका आई थिंक 6 एक्सपोनेंट 24 जो है करेक्ट आंसर है। 6 एक्सपोनेंट 24 जो है आई थिंक करेक्ट है। यूनिट ऑफ इसका मैं जो ना क्वेश्चन नंबर 84 है ना, इसका मैं आपको आंसर अभी जो है दोबारा रिपीट कर दूंगा सही वाला। शायद ये मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैं भूल गया हूँ इसका आंसर, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। यूनिट ऑफ मास इन एसआई सिस्टम। अच्छा, मास का यूनिट बताना है एसआई सिस्टम में, तो वो केजी होता है भाई। फ्रॉम विच फोर्स द अर्थ पुल्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड। अच्छा जी, वो ऐसी कौन सी ताकत की वजह से, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ जो है हर बॉडी को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ पुल करता है? यानी कि हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जिसके ज़रिए से वो ज़मीन की तरफ पुल हो रहा है। तो वो ऐसी कौन सी ताकत है? वेट की वजह से होता है ऐसा। ऑप्शन बी करेक्ट है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 2π t = 2π√L/g करेक्ट है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बतानी है हर सेकंड में किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो वो क्या कहलाती हैं? वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अच्छा जी, किसी भी काम के करने का रेट क्या कहलाता है? पावर। ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट बताना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है हमारे पास वोल्टेज। अच्छा स्टूडेंट, जो मास ऑफ अर्थ था ना, मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24, ये बिल्कुल सही बताया था मैंने। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डैश और फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एक्सीलरेशन एंड फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ़ इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ में मोशन का जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, उसमें एफ बराबर होता है किसके? एम ए के। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मास एंड डैश आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा जी, मास और डैश जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है। इक्वेशन क्या है? W = mg। अब देखें, W मास एंड डैश, मास इधर उन्होंने बता दिया है सवाल में, उसके अलावा डैश में ये जी आएगा। जी क्या होता है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, इफ़ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ 100। अच्छा, एक बॉडी है जिसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है। अगर उसको हम और ज़्यादा हीट करें तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा। व्हेन अ प्रेशर ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज। जब पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, कम होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ जी इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में जो जी होता है, कैपिटल जी, वो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, तो अजान होने लग गई थी, मैंने वीडियो पॉज कर दी। द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ डैश मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ बताना है कितने मीटर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आई थिंक डी करेक्ट है, 6.4 एक्सपोनेंट 6। नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो वी है वो किसके बराबर होता है? V = IR। ठीक है, ये भी मैंने पहले भी रिलेशन बताया था दूसरे क्वेश्चन में। द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रेड यूनिट क्या होता है? किलो वाट आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यानी कि सेंचुरी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डैश इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ करंट इन सर्किट। अच्छा जी, वो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट सर्किट में करंट की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है? तो आई थिंक गैल्वानोमीटर है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी वीडियो में, तो ये अच्छा है, रिपीट होते रहते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। और ये बार बार जो मेरे पास नोट्स पड़े ना, उनमें भी ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। सेंचुरी क्वेश्चंस आपको होता है, 100 क्वेश्चंस पहले मैं टाइप करे मैंने, फिर उसके बाद उनको रिकॉर्ड करा, तो इस तरह से काफ़ी टाइम भी लगता है। टाइप भी मैंने खुद करे क्योंकि नोट्स में अलग अलग पड़े होते हैं, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करने में
भी इतना ही टाइम लग जाता है तो मैं टाइप ही कर लेता हूँ। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक के साथ कमेंट भी करें, हमें अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अल्लाह हाफिज़।